ट्रेन में भीख मांग रही एक लड़की को कोई 2 रुपए देता है तो कोई 5 रुपए देता है। लेकिन एक लड़का उसको पैसे नहीं बल्कि अपना सब कुछ दे देता है। दोस्तों, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। बहुत ही रोमांचक और आपके दिल को छू जाने वाली कहानी है। बस आप लोग कहानी को अंत तक सुनिएगा। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बिहार से कोटा ट्रेन में। एक लड़का जिसका नाम सुमित कुमार होता है, वो नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहा था। पिछले 2 सालों से वो अपने शहर बिहार से ही कोचिंग करके पेपर देता है, लेकिन उसका एग्जाम निकलता नहीं है। तो वो फिर कोटा जाकर कोचिंग करने की सोचता है कि वहाँ कोचिंग संस्थान अच्छे हैं, मेरे लिए बेहतर रहेगा। तो वो कोटा में ही अपना एडमिशन करवा लेता है और वहीं रहकर तैयारी शुरू कर देता है। होली की छुट्टियां मनाने वो घर आता है और छुट्टी पूरी होने के बाद फिर से वापस कोटा के लिए रवाना होता है। वो बिहार के पटना से कोटा के लिए ट्रेन में बैठता है और जब ट्रेन आरा से निकलती है तो वो देखता है कि एक लड़की ट्रेन के डिब्बे में भीख मांग रही है। उस लड़की को ऐसे भीख मांगता देख उसे बहुत दया आती है, क्योंकि लड़की देखने में बहुत मासूम और बेहद खूबसूरत थी। उस लड़की ने साधारण सा सूट सलवार पहन रखा था, लेकिन बदन को अच्छे से ढक रखा था और भीख मांग रही थी। कोई उसे 5 रुपए देता है तो कोई 10 रुपए दे देता है तो कोई बोल देता है कि आगे हो जाइए, हमारे पास पैसे नहीं हैं। सभी का अपना अपना हाव भाव होता है। भिखारी बनकर वो लड़की जब ट्रेन में चढ़ी थी, तभी से सुमित उसको बस देखे ही जा रहा था। वो डिब्बे के दूसरे दरवाजे पर थी और सुमित पीछे के दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। फिर वो लड़की भीख मांगते हुए आगे बढ़ती रहती है और सुमित के पास में आकर उससे भी मांगने के लिए हाथ को फैला लेती है। सुमित उसको तब से ही देख ही रहा था और फिर वो अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसके हाथ में 5 रुपये का सिक्का आता है और वो उस लड़की के हाथ पर रख देता है और लगातार बस उसकी आंखों में ही देखे जा रहा था। लड़की को भी अब थोड़ा-सा महसूस होने लगा था, क्योंकि वो काफ़ी देर से बस उसे ही देखे जा रहा था। वो जब भी उसकी तरफ देखती तो उसकी निगाह सिर्फ उसी पर टिकी थी। लेकिन प्राची के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। दोस्तों, उस लड़की का नाम प्राची होता है। उसके लिए ये आज की कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत लड़की थी। तो लड़के तो उसे देखते ही रहते थे। अब जब वो पैसे देते हुए उसकी आंखों में देख रहा था, तो प्राची को थोड़ा असहज महसूस होता है। उसे अच्छा तो लगता है, लेकिन वो फिर भी अपनी नजर नीचे करके आगे निकल जाती है। अब इस डिब्बे में वो सभी से भिक्षा मांग चुकी थी, तो वो अब दूसरे डिब्बे में घुस जाती है। सुमित भी खुद को रोक नहीं पाता और वो भी उसके पीछे पीछे उसी डिब्बे में घुस जाता है जिसमें वो गई थी और दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है और चोरी छिपे उसे देखता रहता है। वो बारी-बारी से सभी से भीख मांग रही थी। अब ये डिब्बे भी पूरा हो जाता है। लगभग 10 या 15 मिनट हो चुके थे। तो अब सुमित प्राची से पीछे मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है। प्राची देखती है कि एक लड़का खड़ा है। उसे सुमित की पीठ दिखाई दे रही थी। वो नहीं जानती थी कि ये वही लड़का है जो उसे बस पैसा मांगना था। तो अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। अब सुमित भी उसकी तरह घूमता है तो प्राची की समझ में कुछ नहीं आता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि वो तो उससे पहले ही उससे भिक्षा मांग चुकी थी। तो हाथ जो उसने भीख के लिए फैलाए हुए थे
वो कुछ समय के लिए ऐसे ही फैलाए रखती है। अब सुमित भी अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसकी जेब से एक नोटों की गड्डी निकलती है और वो नोट की गड्डी जिसमें 25,000 रुपये थे, सभी उसके हाथ पर रख देता है। अब प्राची इतनी ज्यादा पैसों को देखती है तो वो हैरान रह जाती है। वो कुछ समझ ही नहीं पाती कि अब इस लड़के के साथ क्या व्यवहार करें और क्या ना करें, क्योंकि हाथ में इतना पैसा होता है कि वो कई दिनों तक भी भीख मांगकर इतना पैसा जमा नहीं कर सकती थी। और यहाँ एक ही पल में वो लड़का उसे 25,000 रुपये दे देता है। अब सुमित प्राची की आंखों में ही देख रहा था और प्राची भी उसकी आंखों में देखने लगती है। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, एक दूसरे से कुछ कह भी नहीं पाए। अब सुमित को लगता है कि शायद प्राची कुछ कहना चाहती है। इससे पहले ही वो बोल पड़ता है कि मेरे पास अभी सिर्फ इतने ही हैं, इससे ज्यादा अभी नहीं है। प्राची बात सुनते ही अपनी नजर को झुका लेती है। उसको कुछ समझ ही नहीं आता है कि इन पैसे को अपने पास रखे या ना रखे। सुमित भी अब वहां थोड़ा असहज महसूस करने लगा था तो वो फिर वहां से चला जाता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। अब प्राची अगले स्टेशन पर उतर जाती है क्योंकि उसको भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये हुआ क्या है। आज तक उसे किसी ने इतने ज्यादा पैसे नहीं दिए थे। सबसे ज्यादा तो आज तक उसे पैसे जो मिले थे वो 100 रुपये ही मिले थे। और अब एक बार में ही 25,000 रुपये मिल जाना ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। सुमित कुमार अच्छे अमीर परिवार से था, उसके लिए 25,000 रुपये की रकम कोई मायने नहीं रखती है। उसके पिता के 2-3 ईंट के भट्ठे होते हैं और इससे अलग 200 बीघा जमीन भी होती है। इसलिए ही वो बड़ी आसानी से नीट की तैयारी कर रहा था। इसलिए वो सोचता था कि पहले देख लेते हैं, अगर नंबर आ जाए तो सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज से भी डॉक्टर की पढ़ाई कर लूंगा। इतना पैसा उसके पिताजी लगाने के लिए तैयार थे। दोस्तों, सुमित अपनी सीट पर ही बैठा हुआ था और उसके पास अब कुछ ज्यादा पैसे नहीं बचे थे। मतलब कैश तो अब खत्म हो चुका था, क्योंकि जो कुछ पैसे थे सभी वो उस लड़की को दे चुका था। लेकिन बैंक अकाउंट एटीएम में काफी पैसा था, पर कैश अब खत्म हो गया था। तो इसको जरा सा एहसास होता है कि यार मैं क्या पागलपन कर दिया। और कुछ देर तक वो ऐसे ही सोचता रहता है। अब अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो ये नीचे उतरता है और दूसरे डिब्बे में जाकर देखता है कि वो लड़की अभी भी भीख मांग रही है। क्या तो वो उसको दिखाई नहीं देती। फिर उसको लगता है कि शायद वो पहले स्टेशन पर ही उतर गई होगी। और फिर सुमित कोटा पहुंच जाता है, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन फिर एक रात सपने में वो उस लड़की को देखता है। सपना कुछ ऐसा था कि जैसे वो लड़की उसके पास आकर कुछ कहना चाहती है, उसे अपने पास बुला रही हो। उसको महसूस होता है कि शायद वो मेरा इंतजार कर रही है। फिर उसकी आंख खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाता है। सोच में पड़ जाता है। बहुत ज्यादा वो अब बेचैन हो गया था। वो खुद को कोसने लगता है कि मुझे अपनी सीट पर न बैठकर उस लड़की के पीछे ही जाना चाहिए था। उससे बात करनी चाहिए थी। कौन है, कहाँ रहती है, ये सब बातें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। वो सो नहीं पाता। उसको ऐसा लगने लगता है कि शायद मुझे उससे प्यार हो गया है। प्यार मुझे शायद पहली नजर में ही हो गया था, तभी मैं उसको इतना देख रहा था। अब सोचता है कि क्या करूं, करूं तो क्या करूं। अगर ये बात मेरे मन में ऐसे ही दबी रही तो दिक्कत हो जाएगी। फिर वो सारी बात अपने दोस्त से शेयर करता है और बताता है कि मैं अब उससे मिले बिना नहीं रह सकता। तब तक वो खुद से ही मना नहीं कर देती। जब तक वो मना नहीं करेगी या कोई जवाब नहीं देगी, तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। उसका दोस्त उसे एक सलाह देते हुए कहता है कि वो लड़की तुम्हें जल्द ही मिल जाएगी,
क्योंकि इस तरह के लोगों का अपना जगह सेट होता है कि इन इन जगहों पर जाना है और अपना जो काम है भिक्षा का करना है। अगर वो तुम्हें उस ट्रेन में मिली है तो तुम फिर से वहीं जाओ, वो तुम्हें ज़रूर वहीं मिल जाएगी। तो ये अगले दिन उस पटना से कोटा जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है और इंतज़ार करता है, लेकिन वो लड़की आज दिखाई ही नहीं देती। फिर वो अनुभव करता है कि लड़की मुझे आरा स्टेशन से मिली थी और फिर मुगलसराय से पहले ही उतर गई थी। मुझे आरा के लिए ही निकलना चाहिए। शायद वो वहीं हो। फिर वो आरा स्टेशन पर पहुंचता है और सभी आने वाली ट्रेनों में बारी-बारी से चढ़ता है। उस लड़की को ढूंढता है और आखिरकार एक ट्रेन के जनरल डिब्बे में उसको वो लड़की दिखाई दे जाती है। वो डिब्बे में भीख मांगते हुए सुमित की तरफ ही बढ़ी आ रही थी और जैसे ही सुमित को देखती है तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान झलकने लगती है। सुमित भी उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है। प्राची आगे जाना चाहती थी लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो सुमित से आगे निकल जाए। फिर भी थोड़ी देर रुकने के बाद वो आगे निकल जाती है। अब सुमित तो उसको वहां ऐसे ट्रेन में कुछ कह नहीं पाता क्योंकि सभी लोग वहां होते हैं। ऐसे चलते ट्रेन में किसी अनजान लड़की से बात करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल काम था और फिर ये ट्रेन के रुकने का इंतजार करता है। जैसे ही ट्रेन आरा के पास एक छोटे से स्टेशन पर रुकती है तो प्राची उस ट्रेन से उतर जाती है। प्राची सोचने लगती है कि ये लड़का 3-4 दिन पहले ही गया था और आज फिर से चला आया। उसके कुछ समझ नहीं आता। एक पल के लिए उसको लगता है कि शायद हमारे लिए ही आया हो, लेकिन ऐसा वो कुछ सोचती नहीं थी, क्योंकि उसको अपनी हालत भी दिख रही थी कि मैं क्या हूँ। और वो तो उसको 25,000 रुपये भी दिया था। ये भी उसको याद था, लेकिन दिल है तो दिल में तो बात आ ही जाती है। अब उसके पीछे पीछे सुमित भी ट्रेन से उतर जाता है और छुपकर उसका पीछा करने लगता है। प्राची स्टेशन के पीछे से कच्चा रास्ता होता है। वो उसी रास्ते से लगभग 1 किलोमीटर चलती रहती है और अपने गांव में पहुंच जाती है। सुमित भी उसके पीछे छिपा चला आ रहा था। उसकी नजरों से बचते हुए वो भी उसी के गांव पहुंच जाता है। प्राची का घर गांव के बिल्कुल छोर पर था। एक कच्चा खपरेल का मकान और आगे सहन में एक छप्पर डाला हुआ था और मकान से लगभग 50 मीटर दूर उनका एक घेर था जहां वो अपने गाय वगैरह को बांध कर रखने के लिए भूसा भी वहां एक कमरे में रख रखा था। दोस्तों, अब सुमित थोड़ा अंधेरा होने का इंतजार करने लगता है कि हल्का अंधेरा होगा तो घर के नजदीक चला जाऊंगा। अंधेरा होने पर वो उनके पीछे जाता है और छिपकर उनके घर के हालात देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि प्राची के पिताजी का एक पैर कटा हुआ था और उसको देखकर लग रहा था कि ये अभी अभी कटा है, कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। ताजी पट्टी उस पर बंधी हुई थी। घर में प्राची के अलावा 3 बहनें हैं, एक छोटा भाई है और माँ खाना बना रही थी। और फिर प्राची पैसों को अलमारी में रखते हुए कहती है कि आज फिर से लफड़ा हो गया। तो माँ पूछती है, बिटिया क्या हो गया? तो प्राची बताती है कि माँ, वो जो 25,000 रुपये दिया था आज फिर से टकरा गया। मुझे तो मैं उसे देखकर उतर गई। माँ कहती है, अरे तुम उतर क्यों गई? शायद आज भी कुछ पैसे दे देता। तो प्राची कहती है, नहीं माँ, मैं भीख मांगती हूँ और कोई इस तरह से पैसे दे तो अच्छा नहीं लगता है। तो माँ मुस्कुराते हुए कहती है कि बेटा, तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी तुम्हारा रास्ता रोक लेगा। इस पर प्राची कहती है कि माँ, तुम भी बस मजाक करती हो। फिर प्राची घर का थोड़ा बहुत काम करती है और एक बाल्टी में जो बचा कुछ खाना होता है उसको लेकर घेर में जाने लगती है जहां गाय बंधी हुई थी। सुमित भी मौका पाकर उसके पीछे घेर में पहुंच जाता है। अब प्राची गाय को बचा हुआ खाना डाल देती है और गाय को प्यार से सहलाने लगती है।
तभी उसको महसूस होता है कि शायद यहाँ कोई है। फिर वो इधर-उधर देखने लगती है, उसके पास एक टॉर्च होती है। उसको जब वो ऑन करके ढूँढना शुरू करती है, तो वो सुमित को देखकर चिल्ला देती है। वो डर जाती है कि आखिर ये यहाँ इतनी रात में कैसे और क्यों आया है। उसको चिल्लाता देख सुमित उसके मुंह पर हाथ रख लेता है और धीमी आवाज में बोलता है कि चिल्लाती क्यों हो? मैं तो बस तुमसे मिलने आया था, तुम्हें देखने के लिए आया था। सुमित ने एक हाथ उसके मुंह पर रख रखा था और दूसरा हाथ से उसको पकड़ रखा था। अभी दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। अब प्राची खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है तो सुमित उसको छोड़ते हुए कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। अब सुमित प्राची को छोड़ देता है। प्राची उसे थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो जाती है, उसे देखने लगती है और कहती है, क्या तुम सचमुच मुझसे मिलने के लिए आए हो? मुझे देखने के लिए आए हो? इस पर सुमित कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ मेरे आने का कोई दूसरा काम भी है? मैं जब से तुम्हें देखा हूँ, मैं बहुत बेचैन हो गया हूँ। ना तो पढ़ाई में मन लगता है, ना किसी काम में। मैं रह नहीं पाया और बस तुम्हें ढूंढता हुआ चला आया। प्राची कुछ नहीं बोलती है, बस उसे सुन रही थी और देखे जा रही थी। तो सुमित कहता है कि शायद तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ और सुबह तुम्हारा स्टेशन पर इंतजार करूंगा। तुम्हें देखने के लिए। तुम भले ही मुझे मत देखना, लेकिन तुम मुझे तो रोक नहीं सकती हो। देखने से अब सुमित वहां से जाने लगता है। उसको जाता देख प्राची धीमी आवाज में बोलती है कि सुनिए सुमित। प्राची की आवाज सुनकर जो है सुमित रुकता है। तो प्राची कहती है कि अब आप रात में कहाँ भटकते रहेंगे? आप चाहें तो यहाँ भी रह सकते हैं। काफी रात हो चुकी है, स्टेशन पर खाना वगैरह भी नहीं मिलेगा। फिर वो एक चारपाई डालती है और सुमित से कहती है कि आप यहाँ आराम कर लो। जब सभी सो जाएंगे तो मैं आपके लिए खाना ले आऊंगी। प्राची की ये बात सुनकर सुमित की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो उसको लेकर बहुत दूर तक सोचने लगता है। अब वो घर जाती है तो माँ रोटियां बना रही थी। माँ से कहती है कि माँ अब आप खाना खा लो, रोटी मैं बना दूंगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि माँ रोटी बनाए और कोई रोटी जल जाए। फिर वो सभी के सोने का इंतजार करने लगती है और एक थाली में 3-4 रोटी और अचार रखकर दबे पांव घेर में चली आती है। सुमित चारपाई पर लेटा हुआ था। प्राची को आता देख उठकर बैठ जाता है। प्राची उसको खाना देकर नीचे बैठ जाती है। तो सुमित कहता है कि तुम पहले तो ऊपर बैठो। तो प्राची कहती है कि नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। आप खाना खा लो, पता नहीं कब से भूखे हैं। फिर सुमित हाथों को धोता है और रोटी का टुकड़ा तोड़कर पहले प्राची की तरफ बढ़ाता है। तो प्राची कहती है कि आप खा लीजिए, मैंने तो खा लिया है। तो सुमित कहता है, नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ, तुमने भी अभी तक खाना नहीं खाया है। तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि तुम भी भूखी हो। फिर सुमित प्राची को भी खिलाता है और खुद भी खा लेता है। दोनों खाने के बाद बातचीत करते हैं। तो सुमित पूछता है कि कब से ये काम कर रही हो? तो प्राची कहती है कि मेरे पापा पहले मजदूरी करते थे, लेकिन एक दुर्घटना में इनका पैर खराब हो गया और डॉक्टर को उसे काटना पड़ा। तो अब वो काम नहीं कर पाते और जो जमा किया हुआ पैसा था वो सब दवाइयों में खर्च हो गया। तो मुझे मजबूरी में अपने घर का खर्च चलाने के लिए भीख मांगना पड़ा और इससे बेहतर मुझे कोई काम नजर नहीं आया। समय से अपने घर आ जाती हूँ। हाँ, लोग थोड़ा गलत निगाह से देखते हैं, लेकिन मुझे अपने परिवार को देखना है और पिताजी का पैर भी अभी तक सही नहीं हुआ है। उसमें घाव है तो दवाइयाँ भी अभी चल रही हैं। खर्चा ज्यादा है। बोलने का तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मदद उसी की करते हैं जहां से पैसा वापस आने की उम्मीद भी हो। अब सुमित भी अपने बारे में सब कुछ बताता है कि मैं ऐसे ऐसे तैयारी कर रहा हूँ
वो एक दूसरे से अपने बारे में जानकारी देते हैं। बात करते करते सुबह के 4 बज जाते हैं। तो अब प्राची कहती है कि सवेरा हो गया है, अब तुम स्टेशन चलो, मैं तुम्हें वहां तक साथ छोड़ आऊंगी। तो इस पर सुमित कहता है कि नहीं नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। लेकिन प्राची नहीं मानी और वो उसे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आ जाती है, क्योंकि सुमित एक ही शर्त पर वहां से जाने के लिए राजी हुआ था कि वो कल रात फिर से आएगा और दिन में वो एक होटल में रुक जाता है। प्राची घर जाकर सो जाती है और भीख मांगने के लिए भी नहीं जाती। तो माँ कहती है कि बेटा, गई क्यों नहीं हो? ऐसे कैसे काम चलेगा? तो प्राची कहती है कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि सुमित ने उसे सख्त मना किया था कि तुम्हें अब भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो दोनों मन ही मन एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। तो सुमित कहता है कि तुम्हारा परिवार भी मेरा ही परिवार है। अब फिर रात होती है और सुमित घेर में आ जाता है। प्राची आज खुद अपने हाथ से खाना बनाया था और सभी के सो जाने पर वो घेर में पहुंच जाती है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और बातचीत करते हैं। दोनों के मन में कोई भी ऐसा गलत भाव पैदा नहीं हुआ। ना सुमित ऐसी कोई हरकत करता है, ना प्राची, क्योंकि दोनों का प्रेम सच्चा था। बस ऐसे ही बात करते रहते हैं। अब सुबह होते ही सुमित वापस होटल चला जाता है और ये सिलसिला लगभग 5-6 दिन चलता रहता है। वो दिन में होटल पर खाना खा लेता और रात में तो प्राची उसे खाना खिला ही देती थी। अब 7वां दिन जब आता है तो प्राची की माँ को थोड़ा सा शक होने लगता है कि ना तो ये मांगने जा रही है। उसकी माँ उस पर नजर रखने लगती है कि आखिर क्या काम कर रही है। वो आज रात सोई नहीं है और जैसे ही प्राची खाना लेकर जाती है तो वो भी उसके पीछे चली जाती है और छुपकर दोनों को देखने लगती हैं। देखती हैं कि दोनों बैठकर एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। माँ फिर उनके पास पहुंच जाती है और बोलती है कि क्या हो रहा है। ये सुमित माँ को देखकर थोड़ा डर जाता है और प्राची भी घबरा जाती है। फिर भी प्राची थोड़ा हिम्मत करती है और बताती है कि माँ, ये वही लड़का है जो हमें 25,000 रुपये दिया था। ये बात सुनकर माँ चुप हो जाती है, क्योंकि उनके घर में अक्सर सुमित के बारे में बातचीत होती रहती थी। प्राची हमेशा उसकी तारीफें करती रहती थी कि अब वो लड़का बहुत अच्छा है। अब प्राची अपनी माँ से सारी बातें बता देती है और फिर सुमित भी आगे बढ़ता है और कहता है कि माँ जी, मैं प्राची से शादी करना चाहता हूँ, और वो अपने बारे में सारी जानकारी देता है। तो प्राची की माँ कहती है कि यह सब तो ठीक है, पर बेटा, क्या तुम्हारे माँ बाप इस शादी को स्वीकार करेंगे? वो कहता है कि माँ, इस सब की चिंता आप मत कीजिए, ये ऐसे करना है, मुझे अच्छे से पता है। फिर अगले दिन प्राची की माँ उन दोनों की मंदिर में शादी करा देती हैं। शादी के बाद सुमित प्राची को लेकर कोटा चला जाता है और उनके खर्चे के लिए अपने अकाउंट से पैसे निकाल कर दे देता है। पैसा उसके अकाउंट में काफी था, घर वाले हर हफ्ते पैसे डालते रहते थे। वो प्राची की माँ से हाथ जोड़कर विनती करता है कि मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ, तो आप किसी भी तरह से संकोच नहीं कीजिएगा। बेटा और दामाद में कोई फर्क नहीं होता है। एक बेटा होने का फर्ज मैं बखूबी निभाऊंगा। अब दोनों कोटा पहुंच जाते हैं। सुमित पढ़ाई भी कर रहा था, लेकिन पढ़ाई पर उसका कुछ खास ध्यान नहीं रहता। शादी हो चुकी थी तो बस दिन भर अपनी पत्नी के साथ ही घूमता रहता। पति पत्नी दोनों बढ़िया जिंदगी गुजार रहे थे। अब लगभग 1.5 महीना ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन अब कोई सुमित के घर खबर कर देता है कि आपका लड़का शादी कर चुका है, या शादी नहीं भी किया है तो फिर भी एक लड़की के साथ लिविंग शिप में रह रहा है। पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं है, बस दिन रात उसी के साथ घूमता रहता है। सुमित के पापा ये बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। वो इस बात से ज्यादा नाराज होते हैं कि ऐसे कैसे लिविंग में रह सकता है।
वो डायरेक्ट अपने बेटे को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि तुम किसी लड़की के साथ कैसे लिविंग में रह सकते हो? अगर रहना ही था तो उससे शादी करनी थी पहले, और फिर पूछते हैं कि वो कौन लड़की है। सुमित झूठ बोल देता है, कहता है कि पापा ये लड़की हमारे साथ ही पढ़ाई करती थी और हमने शादी कर लिया है, लिविंग में नहीं रह रहे हैं। क्योंकि प्राची बेहद खूबसूरत थी, लेकिन इसकी जो खूबसूरती थी वो थोड़ी दबी हुई थी उसके घर के हालात के कारण। अब जब ये एक खुशहाल माहौल में सुमित के साथ रहती है, फिर जो इसके चेहरे पर रौनक आती है, तो उसके सामने किसी हीरोइन की खूबसूरती भी फीकी लगने लगी थी। और सभी सुमित को कहते थे कि भाई, लड़की अगर कोई लाया है तो यही लाया है। अब सुमित के पापा कहते हैं कि तुमने जब शादी कर ली है तो लड़की को घर लेकर आओ। यहाँ की भी जो रस्म रिवाज हैं उनको भी पूरा करना है। अब सुमित प्राची को लेकर घर जाता है और जो भी रस्म रिवाज थे सभी बड़ी ही तैयारी के साथ पूरे किए जाते हैं। फिर सुमित के माँ बाप कहते हैं कि बेटा, उनके माता पिता कहाँ हैं? तो इस पर सुमित कहता है कि पापा वो अभी नाराज हैं, धीरे धीरे मैं आप लोगों को उनसे मिलवा दूंगा। वो ऐसा इसलिए बोल देता है कि अगर अभी इन लोगों का सच-सच बता दिया तो ये लोग बहुत गुस्सा होंगे और दिक्कत पैदा करेंगे। और फिर अपनी पत्नी यानी प्राची को समझाता है कि तुम इन सभी लोगों की इतनी सेवा करो, इतना इन लोगों का दिल जीत लो कि ये सभी लोग तुमसे खुश हो जाएं और अपनी जान से ज्यादा तुम्हें ये मानने लगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। प्राची बहुत ही ज्यादा अपने सास ससुर की खूब सेवा करती है, सभी की बहुत सेवा करती है। और फिर एक दिन सुमित ये सब सच्चाई अपने माँ बाप को बता देता है, तो उसके माँ बाप भी खुश होते हैं और उसे शाबाशी देते हुए कहते हैं कि बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। शायद अगर ये किसी बड़े परिवार की लड़की होती तो शायद ही हमें इतना इज्जत मान सम्मान ना दे पाती, हमारी इतनी सेवा ना कर पाती। फिर सुमित के माँ बाप प्राची के माता पिता से मिलने जाते हैं और उन्हें भी अपने साथ घर ले आते हैं। और अब ये सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, सुमित कुमार के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको इसी तरह की स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।